इस वीडियो लेक्चर में आप टोटल 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें 51 से 60 तक के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है और इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का पेपर है। एक्चुअली में ये जून 2022 एंड दिसंबर 2022 इसका मर्ज साइकिल का ये पेपर का सोल्यूशन चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, Who among the following are pessimistic thinkers in population studies? तो pessimistic thinkers कौन होते हैं जो कि पॉपुलेशन के ग्रोथ होने के साथ साथ उनके ग्रोइंग पैटर्न को एक निगेटिविटी के रूप में लेते हैं। तो ऐसा देखने वाले कौन थे? रॉबर्ट माल्थस और जो कार्ल मार्क्स और ईस्टर बोसरफ, ये दोनों जो थे वो ऑप्टिमिस्टिक थे, ऑप्टिमिस्टिक थिंकर्स थे। तो ये बी और सी तो नहीं होगा, मैकियावेली एंड बोटेरो। तो ए, डी एंड ई, यहां पर जो ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, डी, ई। ये जो थिंकर्स थे पॉपुलेशन स्टडीज के, ये पेसिमिस्टिक थिंकर्स कहलाते हैं। इनकी एक रॉबर्ट माल्थस की एक फेमस बुक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1798 में ये रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन जो है वो जीपी में इंक्रीज होता है, बट उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं, जो इस पर जो पॉपुलेशन है जिस पर वो डिपेंडेंट है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि महामारी शुरू हो जाएगी और बहुत तरीके की जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे, उनका ये सोचना था। तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो निगेटिविटी की ओर जाता है और यही उनका थिंकिंग था, इसी वजह से उनको पेसिमिस्टिक थिंकर्स कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ इसी से रिलेटेड था, मैकियावेली एंड बोटेरो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए, डी, ई हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इनमें से कौन कौन सा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। तो ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ए एंड सी यहां पर फोर्थ में मिल रहा है, ये दोनों प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएगा। बाकी जो बच जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो पूछ कर किसी अपने टारगेट सैंपल तक पहुंचना। यहां पर मिस्टर ए है, इसको सपोज कि मिस्टर एक्स तक पहुंचना है, तो ये पहले इसने बी से इसके बारे में पूछा, बी को नहीं पता था, बी ने कहा सी में जाओ, सी फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब पूछ करके या अपने टारगेटेड सैंपल तक वहां तक पहुंचना। तो ये कहलाएगा स्नोबॉल सैंपलिंग, माउथ टू माउथ। कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब ये होगा कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल जो है सिलेक्ट कर लिया। और कोटा सैंपलिंग का मतलब ये होगा कि जजमेंट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर जो सैंपल है उसको कोटा दे दिया और सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से। तो इसमें से क्या होगा कि बायसनेस की संभावनाएं ज्यादा होती है इस टाइप के सैंपलिंग में। स्नोबॉल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग, ये तीनों हो जाएगा नॉन रैंडम सैंपलिंग एंड ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ये दोनों हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो यहां से आंसर ए एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर for each country is calculated by combining which of the following indicators? मतलब सीधा सा यहां पर है कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। तो यहां पर इंडिकेटर्स टोटल 5 दिए हुए हैं, A, B, C, D, E। अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन ये भी पूछा जाता है, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में होता है चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टालिटी, ये 4 होते हैं, बट ये अंडर वेट को हम काउंट नहीं करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के केस में। तो यहां पर टोटल आंसर जो हो जाएगा ए, बी, सी, डी हो जाएगा। यहां आंसर फोर्थ में मिल रहा है, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी 2022 में जो 21 के लिए डेटा रिलीज हुआ था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, उसमें टोटल 116 कंट्रीज में इंडिया का जो स्कोर है वो 101 नंबर पर आता है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। यहां से ये अपडेटेड क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन यहां पर 21 में इंडिया का रैंकिंग 101 था। नेक्स्ट है 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विथ लीनियर रिग्रेशन मॉडल? लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, प्रॉपर्टीज
कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, कौन सा इसमें से एसोसिएटेड है। द एरर हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द इंडिपेंडेंट वैल्यूज वेरिएबल्स। कोरिलेशन among independent variables should not be high. Variance of error is constant for all values of independent variables. Errors are independent of one another and the errors have the expected mean value of non-zero. तो यहाँ पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ये आंसर, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर नॉन स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो ये हो सकता है कि आपसे ये गलत हो जाए, बट स्टैट्स अगर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो यहां से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो इसका कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि जो एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर मैं एरर टर्म फॉलो नॉर्मल, जीरो एंड सिग्मा स्क्वायर ये होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। और इस केस में ये फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। और यहीं से जो इंडिपेंडेंटली वेरिएबल, जो क्योंकि अगर हम सिंपल सी अगर बात करें तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक सिंपल अगर मैं इस तरीके से बात करूं, x की वैल्यू x1 x2 x3 इस तरीके से हो सकती है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके जितने भी कंपोनेंट हैं x1 x2 x3 x4 xn तक, ये सभी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहीं पर ये क्वेश्चन है, कोरिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी हाई। शुड नॉट बी हाई का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो इस वजह से ये दूसरा नंबर भी सही होगा। और इंडिपेंडेंट होगा तभी कोरिलेशन क्या होगा, जीरो होगा, हाई तो होगा नहीं, तो ये सेकंड नंबर होगा। वेरिएंस ऑफ एरर्स इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वेरिएंस ऑफ एरर्स, यहां पे वेरिएंस ऑफ एरर्स स्मॉल ई लिखूं या कैपिटल ई, मैंने यहां पर डिनोट किया है। वेरिएंस ऑफ एरर्स इज कांस्टेंट, ये सिग्मा स्क्वायर होता है, और इन ऑल केसेस, तो इस सिग्मा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म होगा। एंड एरर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, जो भी एरर्स टर्म है वो सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो मतलब अगर मैं ई आई की बात करूं तो ई आई इज नॉट इक्वल टू ई जे, तो इस तरीके का कुछ होगा। और द एरर हैव एन एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू नॉन जीरो, जो एरर टर्म है उसका मीन, यहां पर आप देखेंगे जीरो मीन, ये इसका एजम्पशन ही है। ये मैंने एक्चुअली में जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये जीएस मडाला एंड काजल लाहिरी की बुक होती है इकोनोमेट्रिक्स की, वहां से मैंने उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के यहां लगाया हुआ है। और यहां से आप जब देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और इसमें ये वाला ऑप्शन ई नहीं होगा, क्योंकि जो एरर टर्म है वो मीन जीरो के साथ होता है। तो एक्सपेक्टेड ऑफ एरर टर्म यू आई यहां पर डिनोट किया गया है इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। तो यहां ऑप्शन आपका ए बी सी एंड डी ये चार सही हो जाएगा, ई ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर कौन मिल रहा है, ए बी सी डी, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस पर हम एक बार नजर डालते हैं, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जीरो मीन एक्सपेक्टेड यू आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। तो यहां पर ई में द एरर्स हैव द एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू ऑफ नॉन जीरो, ये यहीं से कट जाएगा क्योंकि ये इससे मैच हो रहा है और इसको फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि ये जीरो मीन होता है। कॉमन वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर फॉर ऑल आई, सभी x1 x2 x3 xn के लिए वेरिएंस ऑफ एरर टर्म क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, एक फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू होगा। इंडिपेंडेंट, ये जितने भी टर्म है यहां पर है, एरर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, इंडिपेंडेंस ऑफ, यहां इंडिपेंडेंट यू आई एंड यू जे आर इंडिपेंडेंट फॉर ऑल आई एंड जे, ये वाला भी टर्म आपको मिल गया। वेरिएंस ये इंडिपेंडेंट हो ही गया, ये वाला आपको मिल ही गया, ये आंसर नहीं मिल रहा है। कोरिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी हाई, यहां पर जो आप देखेंगे इस फिफ्थ नंबर में ui आर इंडिपेंडेंटली एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन जीरो एंड कॉमन वेरिएंस sigma square. We write it as ui is equal to ui follow independent normal with zero mean and sigma square variance. यहां पर कोरिलेशन की बात इस प्रॉपर्टी में नहीं है, बट यहां पर जो आप देखेंगे एरर हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच सेट ऑफ वैल्यूज
ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो हो रहा है, कोरिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी हाई, अगर कोरिलेशन होगा भी तो इंडिपेंडेंट मतलब हाई नहीं होगा, वो टेंड्स टू जीरो होगा, मतलब कि इंडिपेंडेंसी सभी जो वेरिएबल्स है उन सभी वेरिएबल के बीच में इंडिपेंडेंसी भी होगी। दैट मींस कि जितने भी वेरिएबल्स टर्म हैं वो सभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे विथ मीन जीरो एंड ए कांस्टेंट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो फिक्स वैल्यू के लिए यहां पर ए बी ये सी एंड डी ये 4 चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम का ये कौन सा पार्ट इसमें नहीं होगा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम का ये जो फॉर्मूला होता है, यहां पर मैंने इसके स्क्रीनशॉट को लगाया हुआ है, इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। जीडीपी इज इक्वल टू जीएनआई इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज माइनस पेमेंट्स मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जीएनआई के केस में क्या होगा कि अपने जो होम नेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी काउंट करते हैं, और नेशन के बाहर जो बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको भी काउंट करते हैं। बट यहां से अगर कहीं बाहर में हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनके वहां पर हैं, तो जो पैसा यहां से बाहर जा रहा है, तो पेमेंट मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तीनों मिलकर के होता है जीएनआई। एक्चुअली में दोनों ऐड हो जाता है और बाकी का जो पेमेंट है वो हम बेच देते हैं। तो इसका ये कंपोनेंट होता है और इसी कंपोनेंट के बेसिस पर ये क्वेश्चन का आंसर होगा। Which of the following is not part of the gross national income GNI? यहां पर आप देखेंगे डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, यहां रिसोर्सेज की तो बात हो ही नहीं रही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। डिप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एसेट्स, मैन्युफैक्चर्ड एसेट्स के डिप्रिसिएशन की भी बात नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। वैल्यू ऑफ अनपेड डोमेस्टिक लेबर, यहां पर डोमेस्टिक लेबर को पे भी किया जाएगा प्लस जो बाहर से इनकम आएगा उसको भी काउंट किया जाता है, यहां पर अनपेड की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। अकाउंटिंग फॉर रीजनल और नेशनल डिफरेंसेस इन परचेजिंग पावर पैरिटी, या पैरिटी भी कह सकते हैं, या परचेजिंग पावर यहां पर लिखा गया है, तो जीएनआई के अंडर में ये आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर रीजनल और नेशनल डिफरेंसेस, यहां पर जो डिफरेंस है इसको भी लिया जाएगा। एंड नेट रिसिप्ट्स ऑफ इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो रिसिप्ट आ रहा है एब्रोड से उसको भी लिया जाएगा। तो जीएनआई के केस में क्या होगा, ये दोनों तो होगा बट ये तीनों नहीं होगा। तो यहां पर आपसे जो ऑप्शन ही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रॉस नेशनल इनकम, ए बी एंड सी, ये तीन आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, ए बी सी, ये 4th नंबर में मिल रहा है, 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जीएनआई का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूला के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है कि 1 ईयर के से कम के जो बेबीज हैं उनका जो डेथ होता है उसको कहते हैं इन्फेंट, जो 1 ईयर के से जो कम के जो बेबी हैं उनको कहते हैं इन्फेंट, और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो वो कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी या इन्फेंट डेथ। अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डेथ्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, ये एक्चुअली में रेट से रिलेटेड है, तो पर 1000 लाइव हो जाएगा बर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ये आपका आंसर फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। बाकी दोनों तीनों और 4 इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ आंसर अलग टाइप से ही दिया हुआ है। यहाँ पर द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 5 ईयर्स में तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 ईयर के बीच में होता है डेथ, यहाँ पर 6 मंथ लिखा है और ये 2 ईयर, तो ये तीनों नहीं होगा। ऊपर का फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, द नंबर ऑफ डेथ्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फॉर द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ 0 to 4 years children according to the comprehensive national nutrition survey। ये एक्चुअली में यहाँ पे NNS ओनली लिखा हुआ है बट ये होता है CNNS। ये सर्वे 2016-18 इसमें हुआ था ये सर्वे, और इस सर्वे में 0 to 4 years, 5 to 9 years एंड 10 to 19 years ये एडोलसेंट तक के लिए सर्वे कंसिडर किया गया था। मतलब 19 इयर्स तक के जो चिल्ड्रन हैं, जो यंग
जो जनरेशन है वहां तक के जो पॉपुलेशन है उसको इसमें कवर किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसको प्री स्कूल चिल्ड्रन कहा गया, इसको स्कूल एज चिल्ड्रन और इसको एडोलसेंट चिल्ड्रन कहा गया। इस पूरे पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। इसको मैंने उसी रिपोर्ट से लगाया हुआ है, उसके स्क्रीनशॉट को आप यहां पर देखेंगे कि जो पूछा गया है कि जो चिल्ड्रन है उसमें जो इंडिकेटर लिया गया था एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करने के लिए 0 to 4 इयर्स के चिल्ड्रन को, तो हाइट, वेट एंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये तीनों को कंसीडर किया गया था और ये डी और ई नहीं होगा। यहां पर आप देखेंगे हाइट लेंथ, इसको हाइट ले या लेंथ, इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा वेट है और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, तो इस मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा बाजू है, ये हमारा हैंड है, इसके यहां से यहां इसके बीच ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो मेजरमेंट लिया गया 0 to 4 इयर्स के जो चिल्ड्रन थे उसमें, तो ये हाइट हो जाएगा, वेट हो जाएगा और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। तो यहां पर अपर छूटा हुआ है बट ये मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके आगे, स्कूल एज चिल्ड्रन है 5 to 9 इयर्स, इस वाले ग्रुप में ये वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस लिया गया था और 10 to 19 इयर्स के जो बच्चे थे, जो एडोलसेंट थे, उनको भी, मतलब इन दोनों ग्रुप में ये वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस का मेजरमेंट लिया गया था एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करने के लिए। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर आपका ए हाइट, वेट एंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। सीएनएनएस के अकॉर्डिंग 2016-18 में ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS। आपको मालूम है ये क्वेश्चन आपसे छूटा भी नहीं होगा, ये मुझे पूरी तरह से मालूम है, आपने इसको बिल्कुल सही से करके आए होंगे आप। यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बर्थ, डेथ, मोर्बिडिटी, माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सीधा सा मतलब है कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो 1969 एक्ट, RBD एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एक्ट, इसके अंडर में ये सर्विस प्रोवाइड करता है और यहीं से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम करता है और कंपोनेंट इसका होता है बर्थ एंड डेथ। तो आंसर आपका ए एंड बी, ये फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। मोर्बिडिटी, माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिलेटेड विथ मोर्बिडिटी मेजर। मोर्बिडिटी, यहां मोर्बिडिटी से रिलेटेड है, आप 2 टर्म आता है मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी। तो मोर्टालिटी क्या होता है, वो डेथ होता है, और मोर्बिडिटी क्या होता है, डिजीज होता है। तो अब यहां पर आप वैसे भी आप देखेंगे तो डिजीज पढ़ करके कुछ इस तरीके का आपको समझ में आएगा कि डिजीज से कौन सा कोरिलेट हो रहा है। तो केस फैटालिटी रेट कहीं ना कहीं से डिजीज से है, इसको मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, सेम ऐसे ही ऑप्शन भी मुझे मिला था। यहां से ए हो जाएगा मोर्बिडिटी मेजर, एज स्पेसिफिक डेथ रेट ये क्या है, मोर्टेलिटी, और कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट ये भी हो जाएगा मोर्टेलिटी, इसको मैं इस तरह से कर दूं, इंसिडेंस रेट एंड प्रिवेलेंस रेट ये भी हो जाएगा मोर्बिडिटी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केस फैटालिटी रेट, इंसिडेंट रेट एंड प्रिवेलेंस रेट, ये 3 हो जाएगा मोर्बिडिटी, और बाकी जो दोनों है वो मोर्टालिटी हो जाएगा। तो ए बी एंड ई, ए डी ई कहां मिल रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS, यहां से ये क्वेश्चन आया है और इसका ऑप्शन एक्चुअली में जब मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, उसमें कई सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पर, और ये वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें टोटल कुल मिलाकर के ये कहा जाए ABCDE ये सभी टाइप के जो सर्विसेज हैं HMIS में मिलते हैं, वो सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। फॉर परफॉर्मेंस हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज, किस पर्पज के लिए HMIS का यूज किया जाता है। यहां पर ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ए में, फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन,
फॉर प्रिपरेशन ऑफ मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, फॉर रैंकिंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज एंड फॉर असेसिंग ट्रेनिंग लोड इन डिस्ट्रिक्ट। ये सभी टाइप के जो सर्विसेज हैं यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं और इसी से रिलेटेड ये जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये यूज किया जाता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सभी पर्पज इसमें आएंगे। तो टोटल आपका ये HMIS में जो भी ऑप्शन आएगा ABCDE हो जाएगा, किसमें आ रहा है, फोर्थ में। तो यहां से 60 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ABCDE ऑल आर करेक्ट। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन में मैंने 60 नंबर क्वेश्चंस तक एक्सप्लेन किया और टोटल इस सीरीज में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं।